Good morning everybody. Welcome to Vitthal Bhai Patel Inter College. Myself Shashi Kumar Singh. I am English teacher. Today I will discuss about person. आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है पर्सन। अब सबसे पहले तो हम इस पर्सन के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि यदि हमें जो है इंग्लिश ग्रामर में नरेशन पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है और ट्रांसलेशन पढ़ना है तो हमें जो है पर्सन की विशेष जानकारी होनी चाहिए। यदि जो है हम पर्सन की विशेष जानकारी नहीं रखते, पर्सन के विषय में हमें जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो हम प्रोनाउन नहीं चेंज कर पाते। ऐसी स्थिति में हमारा जो है सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आज हम पर्सन के विषय में बात करेंगे कि आखिर यह पर्सन होता क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए कि इस पर्सन का मतलब होता है पुरुष। और इंग्लिश में आपके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब जब आपके पर्सन 3 हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो इनमें जो है प्रत्येक पर्सन को सिंगुलर और प्लूरल में भी बांट दिया जाता है। अर्थात फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर होगा, सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर होगा और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होगा। अब हमें यह जानना है कि इस पर्सन के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या फिर सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं और वो किस किस रूप में विभाजित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि ये जो आपका पर्सन है, यह पर्सन कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपका आई और वी आता है। इसके बाद सेकंड पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन में आपका यू आता है और आपका थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट और दे आता है। ये आपके पर्सन हो गए। अब यहां पर हमें जो है देखना है कि ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, तो आखिर इनमें सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमें जेंडर का भी ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अंग्रेजी में जो जेंडर अर्थात लिंग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है आपका मैस्कुलाइन जेंडर जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं, सेकेंड है आपका फेमिनाइन जेंडर जिसे स्त्रीलिंग कहते हैं, थर्ड है आपका कॉमन जेंडर जिसे उभयलिंग कहते हैं और फोर्थ है आपका न्यूटर जेंडर जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं। तो यहां पर आपको पर्सन में आपको जो है इस पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत पर्सन आता है और पर्सन में आप जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन देखेंगे, उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल नंबर देखेंगे, फिर यहां पर आप देखेंगे कौन सा किस जेंडर में आता है। इसके बाद अंग्रेजी में एक केस की बारी आती है और आपका जो है देखा जाए तो अंग्रेजी में 3 केस होते हैं। एक आपका नॉमिनेटिव केस जिसे हम कर्ता कारक कहते हैं, दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव केस जिसे कर्म कारक कहते हैं और तीसरा है आपका पॉजेसिव केस जिसे संबंध कारक कहते हैं। अब यही हम जान लें कि इनमें से कौन सा किस पर्सन में आएगा, कौन सा किस नंबर में आएगा, कौन सा किस जेंडर में जाएगा और इसके बाद कौन सा किस केस में जाएगा। अगर इसकी पूरी जानकारी लेते हैं तो हम ट्रांसलेशन करते समय या वॉइस चेंज करते समय या नरेशन करते समय हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस पर्सन को हम एक जो है चार्ट के माध्यम से देखते हैं। यदि हम उस चार्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं और वो चार्ट हमारे समझ में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रोनाउन में कभी हमारी गलती नहीं होगी और इसमें कौन सा किस नंबर में जाएगा, किस जेंडर में जाएगा और किस पर्सन में होगा, यह बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं एक चार्ट और उस चार्ट का नाम दे देते हैं पर्सनल प्रोनाउन चार्ट।
पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। अब यहाँ पर हमने पर्सनल प्रोनाउन चार्ट नाम दे दिया। अब इसका हम इंडेक्स देखते हैं कि इसका इंडेक्स बना लें और इंडेक्स के माध्यम से देखेंगे कि हमारा कौन सा किस पर्सन में जाएगा। तो सबसे पहले अभी जैसे मैंने बात किया कि आपका जो है पर्सन के अंतर्गत 3 पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पर्सन लिख दिया। पर्सन के बाद फिर मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है हमें सिंगुलर और प्लूरल देखना है। अतः सिंगुलर और प्लूरल किसके अंतर्गत आते हैं? नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर देख लिया। नंबर के बाद मैंने बात किया था कि जेंडर, तो जेंडर की हम बात करते हैं। जेंडर के अंतर्गत हमारा क्या आता है, हम उसको देखते हैं। जेंडर के बाद हमारा जो है केस आता है, और अभी यहाँ केस बताए गए कि आपके केस कितने होते हैं, उन केस को हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर केस देखेंगे तो केस में एक आपका आता है नॉमिनेटिव, दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है आपका पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव को भी 2 भागों में बांट देते हैं, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में। ये आपका पर्सनल प्रोनाउन की इंडेक्स बन गई। यहाँ पर हमने देखा कि इसे जो है पूरी इंडेक्स जैसे ही हम कंप्लीट करते हैं वैसे हम एक एक चीज़ सारी हमें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर्सन। पर्सन के विषय में हमने कहा कि इंग्लिश में पर्सन कितने होते हैं, बताया गया 3। कौन कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और आपका थर्ड हो गया। इसके बाद बारी आती है नंबर की। अब नंबर का मतलब होता है वचन, अर्थात आपके इंग्लिश में 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर से क्या तात्पर्य है? जहां पर केवल एक और एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात होती है वह आपका सिंगुलर नंबर में होता है। और जहां पर एक से अधिक की बात हो जाए, यानी 2 या 3 या 4 की बात हो जाए, तो वहां पर आपका प्लूरल नंबर में हो जाता है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे सामने तो कुछ है नहीं, तब जब तक हमारे सामने कुछ आएगा नहीं तो हम जान नहीं पाएंगे कि हमारा वह सिंगुलर में है कि प्लूरल में। इसके बाद यहां पर आई बात जेंडर की। जेंडर हमारे अंग्रेजी में 4 होते हैं। जैसे आपका होता है कि मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। और हमारे सामने कुछ है नहीं है, आपसे पूछ लिया जाए, आपको कुछ दिखाया ना जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि आपको जो है कौन सा जेंडर है, तो आप नहीं जान पाएंगे कौन सा जेंडर है। और जैसे आपके सामने किसी लड़के को खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि यह किस जेंडर में आएगा, तो आप तुरंत बता देंगे मैस्कुलाइन जेंडर में। लेकिन जब आपके सामने कोई है ही नहीं है तो आप कैसे जेंडर पहचानेंगे? तो इन दोनों को कॉलम को भरने से पहले हमें केस देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम केस देखते हैं तो केस का मतलब, नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक यानी फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में अभी मैंने बताया था कि 2 प्रोनाउन आते हैं, और वो दोनों कौन कौन से हैं? आई और वी। इसी प्रकार सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस में आपके सामने भी 2 प्रोनाउन आएंगे, यू एंड यू। इसके बाद बारी आती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन के अंतर्गत भी आपके प्रोनाउन आते हैं, ही, सी, इट, दे, या फिर आपका नेम हो सकता है। ये आपके प्रोनाउंस हो गए। अब यहां पर आपने देखा कि अगर यहां पर आपके सामने आई लिख दिया जाए और पूछ लिया जाए कि यह किस नंबर में जाएगा, या वी लिख दिया जाए और पूछ लिया जाए कि यह किस नंबर में जाएगा या फिर किस जेंडर में जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं और बता देते हैं। लेकिन जब आपके सामने यही नहीं होंगे तो आप कैसे बताएंगे कौन सा किस नंबर में है और कौन सा किस जेंडर में है? तो यहां पर चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस नंबर के अंतर्गत कौन आएगा। तो यहां पर आप जरा देखेंगे, आई का मतलब क्या होता है? मैं। जब मैं होता है तो मैं का मतलब सिंगुलर, अतः आपका आई किस नंबर में चला जाएगा? सिंगुलर नंबर में चला जाएगा। और वी का मतलब होता है हम, अर्थात बहुत सारे लोग, अतः वी किस नंबर में जाएगा? प्लूरल नंबर में।
अब ये जो यू है, यू का मतलब तुम होता है, तुम लोग होता है, आप होता है, आप लोग होते हैं। अब यहां पर एक ये दो यू दो बार लिखा गया है। ये 2 बार क्यों लिखा गया है? क्योंकि कहीं पर यू सिंगुलर की तरह कार्य करता है तो कहीं पर प्लूरल की तरह कार्य करता है। कहीं पर सिंगुलर की तरह कार्य करता है तो कहीं पर प्लूरल की तरह कार्य करता है। इसके बाद ही का मतलब वह, और यह वह एक की बात करता है, अतः यह बात करेगा किसकी? सिंगुलर की। सी का मतलब वह, यह भी किसकी बात करेगा? सिंगुलर की। इट का मतलब वह होता है, यह भी किसकी बात करेगा? सिंगुलर की। दे का मतलब होता है वे, और जब वे है तो बहुत से लोग हैं, अतः यह किसकी बात करेगा? प्लूरल की बात करेगा। और इसके बाद नेम आ गया, तो नेम में अगर कोई प्रोनाउन होता तो बड़ी आसानी से समझा जा सकता था, लेकिन अभी मैंने कहा कि जहां कहीं पर एक की बात होगी वह सिंगुलर होगा, और जहां पर एक से अधिक की बात होगी वह प्लूरल होगा। तो यहां पर देख लीजिए, अगर आपको कहीं पर एक व्यक्ति का नाम दिख जाए, या एक वस्तु का नाम दिख जाए, या एक स्थान का नाम दिख जाए, तो वह आपका सिंगुलर में होगा। अगर एक से अधिक दिखेंगे तो वह आपका प्लूरल में होगा। अतः कहा जा सकता है कि ये जो नेम है यह आपका सिंगुलर भी हो सकता है और आपका प्लूरल भी हो सकता है। अब यहां से हमने देख लिया कि हम अगर आप जो है देखें कि आई किस नंबर में गया? सिंगुलर नंबर में। वी किस नंबर में है? प्लूरल में है। यू किस नंबर में है? तो यू सिंगुलर में भी आता है और यू प्लूरल में भी आता है। ही आपका सिंगुलर नंबर में, सी आपका सिंगुलर में, इट आपका सिंगुलर में, दे आपका प्लूरल में, और नेम आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब इन्हीं सबको देख करके हमें डिसाइड करना है कि आखिर कौन सा किस जेंडर में जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम करते क्या हैं? आई का मतलब मैं, बोलिए भाई, आई का मतलब मैं मतलब लड़का लड़की दोनों अपने लिए यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? यदि करते हैं तो किस जेंडर में जाएगा? कॉमन जेंडर में जाएगा। इसी प्रकार वी का मतलब हम का मतलब हम लोग, अर्थात वहां पर उपस्थित जितने लोग हैं वो सब हम में आ जाएंगे। और जब हम में आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि यानी वी जो है वो भी किस जेंडर में चला जाएगा? कॉमन जेंडर में। तो कहने का मतलब आई और वी किस जेंडर में जा रहा है? कॉमन जेंडर में जा रहा है। इसके बाद यू का मतलब तुम किसी को भी कहा जा सकता है, किसी लड़के को या लड़की को, या आप कहा जा सकता है किसी लड़के को या लड़की को। अतः यू भी किस जेंडर में जाएगा? कॉमन जेंडर में। अब बारी आती ही का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पुरुषों के लिए। अतः यह किसके कौन से जेंडर में जाएगा? मैस्कुलाइन में जाएगा। सी किस जेंडर में चला जाएगा? स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है, अर्थात स्त्री के लिए फेमिनाइन लिखा जाता है। इट का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है, और वस्तु कहाँ आते हैं? निर्जीव में। और जहां पर निर्जीव की बात होती है उसे किस जेंडर में रख दिया जाता है? न्यूटर जेंडर में रख दिया जाता है। इसके बाद दे का मतलब वे या फिर वे लोग। अब वे या वे लोग में बहुत सारे लोग आ गए, पता नहीं कि सभी पुरुष हैं कि सभी स्त्री हैं कि सभी जो है मतलब जो है मिल गए पुरुष स्त्री दोनों। तो अतः यहां पर कहा जा सकता है कि दे आपका किस जेंडर में आएगा? कॉमन जेंडर में आएगा। इसके बाद नेम की बात आई, तो अगर यहां पर नेम किसी लड़के का है तो मैस्कुलाइन हो जाएगा, किसी लड़की का है तो फेमिनाइन हो जाएगा। और मान लीजिए एक से अधिक नाम आ जाए, जैसे कह दिया जाए राम और सीता, तो राम और सीता जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ जाते हैं तो वो सिंगुलर की बात नहीं बल्कि प्लूरल की बात करते हैं। तो यहाँ राम सीता को और से जोड़ा गया, तो यहाँ ये दोनों मिल गए, अर्थात बहुवचन की बात करें तो अगर किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं, किसी पुरुष की बात करते हैं तो उसका जेंडर मैस्कुलाइन होगा, किसी लड़की की बात करते हैं तो उसका जेंडर फेमिनाइन होगा। और यदि किसी जो है लड़के लड़की दोनों को मिला के बात करते हैं तो जेंडर आपका क्या हो जाएगा? कॉमन। और यदि किसी स्थान की बात करते हैं जेंडर आपका क्या हो जाएगा? न्यूटर। अतः नेम में आपके सभी जेंडर आ जाएंगे। इसके बाद अब आपका आता है केस में ऑब्जेक्टिव केस, और इस ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हुआ कि यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, तो जरा ध्यान देंगे। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और नेम का ऑब्जेक्ट नेम होता है। इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट वाला कॉलम भी भर गया। इसके बाद यहां पर लिखा है एडजेक्टिव, और यहां पर लिखा है प्रोनाउन, और ये लिखा है पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब होता है संबंध दिखाना।
अब एडजेक्टिव का मुख्य कार्य देखें तो एडजेक्टिव मुख्यतः नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये मुख्यतः नाउन की ही विशेषता बताते हैं। तो जब ये नाउन की विशेषता बताते हैं तो इन एडजेक्टिव शब्द को हम कह देते हैं अपना, अपनी, अपने शब्द की अंग्रेजी हो जाती है। जैसे आपने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, मैं अपना पाठ याद करता हूं, तो इसका कहने का मतलब मैं अपना पाठ याद करता हूं। कौन? मैं, आई। क्या करता हूं? याद करता हूं। याद करना क्या होता है? लर्न। अब क्या याद करता हूं? अपना पाठ। अब बताइए, सब्जेक्ट आपका आई है तो अपने की अंग्रेजी आप क्या लगाएंगे? माई। अतः आई लर्न माई लेसन। तो यहां पर जब आप देखेंगे कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट इनमें से कोई बनता हो, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट इनमें से कोई बनता हो, तो ऐसी स्थिति में अगर उस वाक्य में अपना, अपनी, अपने शब्द आया हो तो वहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव को रख देते हैं और वह अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी को फिलअप कर देता है। जैसे कह दिया जाए कि तुम अपने गुरुजी का कहना मानते हो, तो कौन? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। क्या करते हो? कहना मानते हो। कहना मानना मतलब आज्ञा का पालन करना, अर्थात ओबे। किसका? अपने गुरुजी का। अब जो है अपने आया तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी यहां जो लिखी जाएगी उसको लिख देंगे, तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होती है? योर। और उसके बाद क्या लिख देंगे? टीचर्स। तो इस तरह से ये जो एडजेक्टिव शब्द है ये अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी शो करता है। तो अतः आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? माई। वी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? अवर। और यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? योर। ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? हिज। सी के साथ अपने की अंग्रेजी लगाएंगे हर। और इट के साथ लगाएंगे इट्स। दे के साथ लगाएंगे देयर। और यदि किसी का नाम है तो यहां पर हम क्या करेंगे? नेम पर जो है एपॉस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। तो ये अपने शब्द की अंग्रेजी हो गई। फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि यदि नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता कारक अर्थात सब्जेक्ट, जब इनमें से कोई भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनता है और उस वाक्य में अपना, अपनी, अपने शब्द की अंग्रेजी पूछता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी को फिलअप करते हैं। तो अगर सब्जेक्ट किसी वाक्य का आई होगा तो अपने शब्द की अंग्रेजी क्या होगी? माई होगी। यदि वी होगा सब्जेक्ट तो अपने शब्द की अंग्रेजी क्या होगी? अवर होगी। यदि यू होगा तो अपना शब्द की अंग्रेजी क्या होगी? योर होगी। अगर ही होगा तो हिज, सी होगा तो हर, इट होगा तो इट्स, दे होगा तो देयर, नेम होगा तो नेम के ऊपर एपॉस्ट्रॉफी यस। अब यहां पर बात आई किसकी? प्रोनाउन की। ये प्रोनाउन कहने का मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। जिस वाक्य में पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा उस वाक्य में पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हो सकता है, और जिस वाक्य में पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा उस वाक्य में पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यह है पॉजेसिव एडजेक्टिव इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन, अर्थात पॉजेसिव एडजेक्टिव के बदले में पॉजेसिव प्रोनाउन का और पॉजेसिव प्रोनाउन के बदले में पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अतः आई के साथ प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा माइन, वी के साथ काम करेगा आवर्स, यू के साथ योर्स, ही के साथ हिज, सी के साथ हर्ष, इट छोड़ दीजिए, दे के साथ देयर्स और नेम को छोड़ दीजिए। ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन हो गए। लेकिन मैक्सिमम आपका यूज होता है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और पॉजेसिव में सबसे ज्यादा यूज होता है किसी किन्हीं भी वाक्यों में तो वो यूज होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब यहां पर ये आपका एक इंडेक्स कंप्लीट हो गई, एक सूची कंप्लीट हो गई। यदि आप इस सूची को बारीकी से पढ़ते हैं और यह सूची आपके समझ में आ जाती है तो आपको ग्रामर में जैसे ट्रांसलेशन है, वॉइस है, नरेशन है, इन चीजों में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप इस इंडेक्स को बड़ी ही बारीकी से पढ़ें और समझें। जहां पे समझ में ना आए उसे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर मैसेज के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि यहां पर समझ में नहीं आया है।
इसके पीछे वाले वीडियो में, वर्ब के वीडियो में मैंने बताया था कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। कहा गया था कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह सजीव होता है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह निर्जीव होता है। तो जरा यहां देख लीजिए कि एक क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव, और इस ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में ये जो यहां पर लिखे हुए हैं, ये जो लिखे हुए हैं ये ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन अब यहां से देख लीजिए, केवल आप इट को छोड़ दीजिए, बाकी के ये जितने लिखे हुए हैं ये सब आपके जो है सजीव होते हैं। अतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यही यूज होते हैं, सजीव के रूप में इट को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि इट आपका जो निर्जीव की बात करता है, अनिर्जीव कहां पे आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। इसलिए इट आपका डायरेक्ट में चला जाएगा, बाकी ये सब इनडायरेक्ट में चले जाएंगे। इसके बाद जो है अगला टॉपिक, इसके आगे का पार्ट या फिर जो है अगला टॉपिक जो भी होगा आपके सिलेबस के रिलेटेड, उसको हम लेके फिर से आएंगे। तब तक आप इसको पढ़िए सही से और जो है समझिए। जहां पे समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।